नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे वीडियो लेके आऊँगा जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड होगा। मैंने पीटी कैसे होता है, कैसे-कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्या-क्या उसका पैटर्न है, उसके बारे में मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए मैं ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में आज ये प्रैक्टिस सेट शुरू करूँगा, ठीक है? जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम लोग शुरू करते हैं और इसमें क्या है देखिए मैं इसके बारे में सबसे पहले बता दूँ 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन होते हैं, जो कि लगभग 2 घंटे में करने हैं। 2 घंटे में हमको पूरे करने हैं, ठीक है? 2 घंटे में आपको 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन को टच करना है, ठीक है? और 1/4 1/4 इसका क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग भी है और 1 से लेके 100 तक 100 क्वेश्चन भी होंगे, 2 घंटे में आपको करने होंगे और आज के प्रैक्टिस सेशन में आपको 100 क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है दोस्तों? तो आज हम शुरू करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको लाऊँगा और समझाऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न क्या है? भारतीय में प्राचीन पहले जो प्रश्न किससे आएगा? भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न आएँगे, ठीक है? तो देखिए प्राचीन में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन हुआ था? खारवेल हुआ था। कौन हुआ था? खारवेल हुआ था। ध्यान दीजिए कलिंग के चंदी राजवंश का संस्थापक माघ में महा महामेघवाहन था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? खारवाल था, ठीक है? और हाथी गुफा अभिलेख में खारवाल के बचपन तथा शिक्षा, राज्य अभिषेक तथा राजा बनने के बाद से 13 वर्षों तक शासन काल से पता चलता है कि खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कहाँ का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था और अपने राज्याभिषेक में 13वें वर्ष बाद राजा खारवेल ने भुवनेश्वर के पास उदयगिरि तथा खंडगिरी पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहारों का भी निर्माण कराया था। इसका मतलब ये है कि ये किस मतलब धर्म से रखा था? जैन धर्म से रखता था और जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहारों का भी निर्माण कराया था, ठीक है? अब आइए दूसरा क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने हुआ करते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है तांबा के बने हुए थे, कांस्य के बना हुआ था और टीन के बने हुआ करते थे। चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है? इसमें हमने तीसरा था, इसमें चौथा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तांबा के बने होते थे, कांस्य के बने हुए थे और टीन के बने होते थे और उत्खनन में जब उत्खनन हुआ था तब बहुशंकर में अस्त्र शस्त्र औजार और हथियार के नमूने मिलते जैसे कि भाला, कटार, तलवार, गदा, बर्छा, कुल्हाड़ी, बसूली, आरा आदि प्रमुख औजार हमको मिलते हैं। आरी भी मिलता था। आरी मतलब वो जो रेतने वाली चीज होती है, ठीक है दोस्तों? आगे आ जाइए तीसरा प्रश्न। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? तीसरा प्रश्न क्या है? किस सुल्तान में जो है कि क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा की सीमाएँ क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी, अत्यधिक विकसित। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि खालसा की इन्होंने क्या किया था? सीमाओं को बढ़ाया था। क्या बढ़ाया था ये? खालसा की सीमाओं को ये बढ़ाया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन-सा प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? ठीक है, प्रार्थना समाज। देखिए प्रश्न पूछा हुआ प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया कौन थे? ये डॉक्टर आत्माराम पांडु थे। कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडु थे, ठीक है? इन्हीं ये और ये कहाँ के थे? ये एमएच के थे, मतलब एमएच मतलब होता है महाराष्ट्र। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल विलय नीति को प्रस्तुत की थी? अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो है कि लॉर्ड डलहौजी जो है विलय नीति को प्रस्तुत किया था। कौन किए थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही विलय नीति को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इस नीति के माध्यम सतारा, ठीक है? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी आदि राज्यों में अंग्रेजी राज्य में मिला गया था। ये विलय नीति में क्या हुआ था कि जो अगल-बगल के जो राज्य थे उनके, उसको क्या किया था? मिला गया था। सबसे पहले जो है सतारा को मिलाया गया था 1848 में। सतारा को मिलाया गया, उसके बाद जैतपुर को मिलाया गया, फिर संभलपुर को मिलाया गया, उसके बाद किसको मिलाया गया? झांसी को मिलाया गया, ठीक है दोस्तों? और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का खत्म हो गया। अब देखिए 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होगा, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन देखिए क्या था? उसके क्वेश्चन क्या है? 6वां क्वेश्चन, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? देखिए भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी ने किस पहले आंदोलन का कौन सा था? तो चंपारण का आंदोलन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंपारण का आंदोलन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों? तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किस उसमें किया था? चंपारण से ही उन्होंने भारतीय राजनीति में
पर्दा पर किया था। ठीक है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखिए, किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बहुत ही प्रचलित और बहुत ही नामी गामी और ये बहुत ही अच्छा ये प्रकार सा थॉट है। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब गदर आंदोलन, ठीक है, गदर गदर आंदोलन जो है कि लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे जो कि बहुत ही विद्यमान थे। ठीक है, उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, लाला हरदयाल ने ये काम किया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। वह गदर पार्टी के महासचिव भी थे। क्या थे? महा वो गदर पार्टी के क्या थे? महासचिव भी थे। और इस संगठन की स्थापना पंजाबी सिखों द्वारा की गई थी। भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने का उद्देश्य था इसका, और उद्देश्य के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में भी की गई थी। इसका अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में भी की गई थी। गदर आंदोलन को लाला हरदयाल को दिमाग की उपज माना जाता है। मतलब लाला इसी जो गदर आंदोलन जो हुआ था, ये लाला हरदयाल का ही दिमाग की उपज थी। ठीक है दोस्तों, आगे आज मैं सारे पॉइंट आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह कम है, लेकिन मैं सारे पॉइंट जो भी है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे जी, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आया वो क्वेश्चन है, बी राव अम्बेडकर जी ने लिया था। ठीक है, कौन लिया था? भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया था भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन। देखिए किसकी गिरफ्तारी के बाद जो पाकिस्तान के पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, देखिए 23 अप्रैल 1930 की बात है, 23 की बात है, जो कि महात्मा गांधी जो कि शिष्य थे अब्दुल गफार खान। ठीक है, तो अब्दुल गफार खान की गिरफ्तारी के कारण ही इसका विरोध में जो है कि भीड़ ने पेशावर की गलियों में प्रदर्शन किया था, बख्तर बंद कर दिया था, और बख्तर बंद गाड़ियां और पुलिस को डटकर सामना किया था। और उनमें उन्मजई और अपने संबोधन से ब्रिटिश शासन का विरोध करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अहिंसा के प्रति वचनबद्धता और अखंडता के प्रति हठी हो गए थे, वो प्रसिद्ध गफ्फार खान से प्रेरित होकर शहर के अधिकांश स्थानीय लोगों विरोध विरोध प्रदर्शन करते हुए खुदाई खिदमतगार में शामिल हो गए थे। मतलब इन्हीं के लिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए अब हमने 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पढ़ लिया। अब भूगोल से पढ़ते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए भूगोल। देखिए एशिया और यूरोप के संतुलित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? देखिए एशिया और यूरोप के संतुलित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपेस, इसको स्टेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एशिया और यूरोप के संतुलित घात को स्थल को स्टेपी कहलाती है, और उसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और ये और किस स्थान पे ज़्यादा होता है? जहाँ पे 25 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इसका जो क्षेत्र है ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं एशिया और यूरोप कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ही है ज़्यादा है। ठीक है, इससे 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ठीक है दोस्तों, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल में। किस में होता है? क्षोभ मंडल। मतलब कि क्षोभ मंडल मानव के सभी पर्दे के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ऋतु और मौसम संबंधी घटनाएं जो कि मानव पर प्रभाव डालती हैं, जो मानव पर प्रभाव डालती हैं, और ऋतु और जो सभी संबंधी घटनाएं, ऋतु और मौसम से जितनी भी संबंधित घटनाएं हैं, वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और देखिए इस परत में धूल कण तथा जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिससे बादल बनते हैं। ठीक है, धूल कण होते हैं और वाष्प होते हैं। ठीक है, और इस परत को अधोमंडल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अधोमंडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए। देखिए कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग है? सबसे पूर्वी भाग में है कौन सा? देखिए हम जानते हैं कि ये है नॉर्थ, ये आप ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। यही हमारा पूर्वी। ईस्ट मत होता है पूर्वी। तो पूर्वी भाग में सबसे कौन सा भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। मैं ऐसा इसका वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में अगर देखेंगे आप तो पूर्वोत्तर भारत में मैं बता चुका हूँ। पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। ठीक है, उसको मैं अच्छे से याद भी करा चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाके उसमें देख सकते हैं, मेरे चैनल में सर्च करके अच्छे से उसको देख के और समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूर्वी में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यह भारत का सबसे पूर्वी भारत का राज्य। इस राज्य में उत्तर में तिब्बत और चीन है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? तिब्बत और चीन भी है। और
तिब्बत चीन के साथ साथ दक्षिण में नागालैंड और असम, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान स्थित है। इसका क्षेत्रफल देखिए, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भी बता देते हैं आपको, 83743 मतलब 83,784 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पूरब से निकलता है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं, इसमें से यदि एक घटा देंगे, तो जब एक घटाएंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो 7 सिस्टर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 7 सिस्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी समझ लीजिएगा 7 सिस्टर क्या होता है, इसको मैं अच्छे से याद करा चुका हूँ, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? देखिए, नाथुला दर्रा की दूसरी तरफ क्या है? चीन है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? चीन हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके पार कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के डोग्रिका श्रेणी में आता है, डोग्रिका श्रेणी में स्थित है, और दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी रास्ते पे है, ठीक है, इसी दर्रे में है, ठीक है। आगे आ जाइए 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है? ध्यान दीजिए, सूर्योदय उद्योग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। सूर्योदय का मतलब होता है सनराइज इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसे व्यवसाय के लिए किया जाता है जो कि सूचना और प्रौद्योगिकी हो, क्या हो? सूचना और प्रौद्योगिकी। किसी लोगों के सूर्योदय गर्मी से रिलेटेड लगेगा, सूती वर्ष उनको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्री की पहचान विशिष्ट अधिक विकास दर, स्टार्टअप्स की अधिक संख्या, जोखिमपूर्ण पूंजी के निधिकरण और अधिकांशतः सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संदर्भ में किया जाता है, जिसने हाल के समय बहुत तेज से गति से वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। सूर्योदय उद्योग क्या कहा जाता है? सूचना और प्रौद्योगिकी कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन होते हैं। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जानती कब से? 1 अप्रैल 2007। देखिए, 1 अप्रैल 2005 ये तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुई थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? चौथा हो जाएगा, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक रहा था, ठीक है। यही हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना होगी, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये आपको बताना है, ये भी एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना ही है। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है, ये ये एक निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सी योजना सही नहीं है इसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला आंसर होगा, तृतीय वर्ष पंचवर्षीय योजना जो हमारा ये होगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल जो इसका कार्यकाल जो है, ये 1966 से नहीं शुरू हुआ था और 71 तक नहीं गया था। ये कब से शुरू हुआ था? 1961 से लेके कब तक गया था? 5 साल तक जाएगा, कितने? 66 तक गया था। कौन सा? तृतीय पंचवर्षीय। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने चर्चा किया ही। और छठी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1980 से लेकर 1985 तक थी, ठीक है। अब आज उद्देश्य देखिए क्या उस समय का उद्देश्य क्या था? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, आत्मनिर्भर भारत बनाने की थी, और इसका लक्ष्य कितना रखा था? 5.6 वृद्धि दर इसको लक्ष्य रखा गया था, जो कि असफल रही थी, 2.5 तक ही रही थी। और इस योजना में कृषि और तथा उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी, मतलब तृतीय पंच योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का असफलता का मुख्य कारण भारत का, और इसी समय भारत और चीन का युद्ध भी हो गया था, और भारत पाक युद्ध भी था, तभी अभूतपूर्व सूखा था, उस समय अभूतपूर्व सूखा भी पड़ गया था। ये 3 कारण इसको असफल रहने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। आगे आ जाइए, देखिए अब देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला कई प्रकार के नाम से आया है, ठीक है। एक उज्ज्वला योजना आई है, तो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 मई 2016 को बलिया से 1 मई
2016 को बलिया से क्या किया गया था, एलपीजी बांटी गई थी। उज्ज्वला का मतलब क्या हुआ था, उज्ज्वला योजना क्या बताता है, एलपीजी, ठीक है। तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या किया गया था, गैस वितरण किया गया था, एलपीजी एलपीजी वितरण किया गया था। जिसका आंसर आपको बता दें क्या होगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, एलपीजी मतलब वितरण होगा, पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस का वितरण। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से यह आरंभ की थी, प्रधानमंत्री योजना इसको आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता का मूल्य वर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचता है। उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचता है, इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार की कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। देखिए इससे क्या होता है, वैल्यू टैक्स में कर पे कर नहीं लगता है और जो है कि कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। ठीक है, अब आज ये 20वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीकरण कब हुआ था। देखिए 1 अप्रैल 1957 में 10वीकरण हुआ था। इससे पहले जो है कि भारत का मुद्रा कैसा था, चौका प्रणाली था, जिसमें रुपया, पान, आना, पाई का प्रयोग हुआ करता था। लेकिन दार्शनिक मुद्रा प्रणाली में क्या हुआ कि 10 का गुणांक होने लगा, 10 का 1 रुपया में 100 पैसा, अठन्नी में 50 पैसे, जैसा कि आप लोग जानते हो, चौवन्नी में 25 पैसे, जबकि चौवन्नी और अठन्नी अब चलन में नहीं है। लेकिन भारत का मुद्रा प्रणाली 10वीकरण कब हुआ था, 1 अप्रैल 1957 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में आवाजी को पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग 20 तक पहुंच चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर भी लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ इसका फ़ायदा उठाने को बोलें। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई थी, तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या थी, मतलब इस 1947 में इसका गठन हुआ, बैठक हुई, तो इसकी घटी हुई सदस्यों की संख्या कितनी थी, तीन, मतलब कितनी थी, 299 थी। कितनी थी, 299 थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। देखिए देश में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा करने का ये तो नहीं है। उसके बाद धर्म, वर्ण, जाति के लिंग तथा भेदभाव, ये तो हमारे देश में नहीं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, देखिए ये तीसरा। ठीक है, तो तीसरा क्या करता है, अनुच्छेद 21 ये बताता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार सबको है। ठीक है, और उसकी वैश्विक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये संविधान का अनुच्छेद 21 हमको गारंटी देता है, चाहे वो नागरिक भारत का हो चाहे किसी और देश का हो, उसको इस प्रकार की पूरी तरीके से छूट है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 में होता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ठीक है, आर्थिक न्याय ये हो जाएगा, 23वां का हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, देखिए भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 24वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को के मौलिक अधिकारों से विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद हमको बताता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये अनुच्छेद 33 हमको बताता है। देखिए अनुच्छेद 33 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि द्वारा संसद कर्तव्य को उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के अनुशासन के रख रखाव के लिए भारतीय बलों और सुरक्षा पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 33 में है ये। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी। इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये आ जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, राजस्थान में हुई थी। ठीक है, भारत में 2 अक्टूबर 19 भारत में 2 अक्टूबर 1959 मतलब 2 अक्टूबर 1958 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के राज्य के नागौर जिला में ये चीज हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है, अगला जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है। देखिए किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है। ठीक है, ये पूछा, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या माता पिता के प्राप्त
जीनों की संख्या के समान होती है। ठीक है, देखिए ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब जितने भी जीन होंगे बच्चे में, उसके माता पिता के में भी उतना ही जीन होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पिता से प्राप्त जीनों की संख्या नहीं, माता ये भी नहीं, माता पिता दोनों की संख्या की ये लगभग बराबर होता है। ठीक है, वृक्क के आधार आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? ठीक है, तो देखिए ये किसमें हो गए? द्विबीजीय पादपों में, द्विबीजीय पादप में जिसमें दो बीज, मतलब पादप मतलब होता है प्लांट। ठीक है, द्विबीजीय प्लांटों में, द्विबीजीय प्लांटों में। ठीक है, द्विबीजीय के रक्षक कोशिकाओं किडनी के आकार की तथा एक बीजी प्रश्न डम्ब-बेल के आकार की होती है। देखिए दो बीजी होते हैं वो किडनी के आकार, विक्र मतलब होता है किडनी, विक्र मतलब किडनी के आकार की द्विभुजी होती हैं, और एक जो होते हैं वो डम्ब-बेल के आकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं? डम्ब-बेल के आकार की होती हैं। जब रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल मतलब स्टोमा के बाहर किनारे से बढ़ती हैं, लेकिन आंतरिक, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आंतरिक रूप से नहीं बढ़ती हैं, तो किडनी के आकार की कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। किडनी का मतलब ऐसे टाइप में हो जाती हैं, और गॉड सेल के बीच वायु गैस का आदान प्रदान करने से रूम पोल का निर्माण करती हैं, पोल बन जाते हैं, पतले 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 पोल बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खामीर ईस्ट, खामीर मतलब ईस्ट, ठीक है, मिलाने के कारण क्या है? नान बाई जो भट्टी में हम जो बनाते हैं तो उसमें हम खामीर मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि रोटी जो है, कि देखिए क्या होता है, इसमें डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, नहीं गलत हो गया, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए ये एकदम सही है। क्या, जब नान रोटी हम बनाते हैं उसमें ईस्ट मिलाते हैं, तो देखिए नान रोटी क्या हो जाता है? एकदम स्पंजी हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, और कैसा हो जाता है? और नरम हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? स्पंजी हो जाता है और नरम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नान बाई वाला मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 29 क्वेश्चन पर है, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसका आसपास का वातावरण क्या होता है? तो इसका वातावरण क्या हो जाता है? स्थिर रहता है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन, उसके आसपास का वातावरण क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई क्या है? ठीक है, अनुकूल इकाई क्या होता है? देखिए न्यूटन पर कूलाम होता है। किसी जगह विद्युत से आविष्ट वस्तु अगर रहती है तो उसका प्रभाव उसके चारों सीमित क्षेत्र पर पड़ता है। ठीक है, इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र शक्ति भी कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है, या वोल्ट पर मीटर भी हम ले सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 31वें क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब आइए इसको करते हैं। तो कह रहा है कि भिन्नों के गणित का प्रश्न है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? प्रारंभिक अंकगणित का। भिन्नों के एक युग में भिन्न ए भिन्न बी से दुगुना है। तो देखिए हम यहाँ पे आप समझाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए भिन्न ए, यदि हम भिन्न ए लेते हैं, यदि हम भिन्न ए लेंगे तो क्या है? दुगुना है, मतलब 2x है। किससे? बी वाले से। यदि हम बी को x माने तो क्या है? दुगुना है। आगे देखिए क्या बोलता है? दोनों भिन्न का गुणनफल 2/25 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल मतलब 2 गुणे 2x गुणे x बराबर कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा बराबर 1/25। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। तो पूछा क्या है? ए का मान। तो ध्यान दीजिएगा, ए हमारा क्या था? 2x था। ए क्या था हमारा? था 2x था। तो हम क्या, इसका ए की जगह हमने क्या, इसकी वैल्यू रख देंगे 2 इंटू एक्स का 1/5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। मतलब हमारा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर 2/5 हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दो अंक ई संख्या में इकाई स्थान का अंक दशम स्थान के अंक का चौगुना है, तो दोनों अंकों का योगफल 10x है। कितना है? अरे 10 है। कितना है? 10 है। वह संख्या कौन सी है? ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि दो दो संख्या है। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन में पे तो एक दो अंकीय संख्या में इकाई स्थान अंक मतलब एक दहाई का अंक यदि हम मान ले, दहाई का अंक मान लेते हैं x है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक उसका क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, उसका दुगना है। और इन दोनों का अब दुगना है तो ध्यान दीजिएगा, तो दहाई अंक पे क्या हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई पे होगा, 10 का गुणा होगा तभी तो 10 पे होगा, और इकाई पे इसका चरगुना है। तो अब क्या करना है कि इन दोनों का योग, इन अंकों का, दोनों अंकों का योगफल 10 है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 10x प्लस 4x बराबर कितना है?
10 है। 10x बराबर 4x कितना दिया, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। तो दहाई में जो है कि देखिए एक दो अंक की संख्या इकाई स्थान का अंक दशम स्थान के अंक से चौगुना है। तो 10 अंक, तो ये अगर ये x होगा तो इसका चरगुना हो जाएगा 4x। लेकिन हमको क्या करना है, इन दोनों का योग करना है। तो ये इसको अगर हमको करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, ये अगर ये x है तो ये क्या है, चरगुना है, उसका क्या है, चरगुना। लेकिन इसको यदि हमको जोड़ना है इन दोनों को, तो x प्लस 4x नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दहाई है। तो हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14x, कितना हो जाएगा, 14x, कितना हो जाएगा, 14x। और प्लस 14x बराबर कितना हो जाएगा, 14x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, एक और बनेगा यहाँ पे x प्लस और 4x, x प्लस क्या हो जाएगा, 4x भी बनेगा। तो x प्लस 4x बराबर भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 हो गई। अब हमने जो ये संख्या निकाला था, हमने ये संख्या, ये हमारे पास संख्या थी, तो ये कितना था, 14x निकला था। तो हम क्या करेंगे, 14 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 28 हो जाएगा। ठीक है, इसका 28, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए ये तो चीज़ हमको समझ में आ गई, लेकिन इसका एक और तरीका है, इसको ऑप्शन तरीका, जैसे इकाई अंक जो इसका चरगुना है, देखिए इसमें इकाई इसका चरगुना है, 2 का ही चरगुना है, ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ये चरगुना है ही नहीं, ये भी चरगुना है नहीं, इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं 2 सेकंड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाए, एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत वजन 51 किग्रा है। 49 छात्रों का औसत वजन कितना है, 51 किग्रा। सबसे पहले देखिए औसत का एक फार्मूला मैं आपको बता दूं। औसत का एक फार्मूला होता है कि नए का जब भार निकालते हैं, कोई भी नए व्यक्ति का भार या तो वो आता है या तो वो जाता है, तो औसत जो भी होगा उसको लिखेंगे प्लस और माइनस औसत में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, औसत में परिवर्तन लिखते हैं, मतलब जो भी औसत में परिवर्तन हुआ, ध्यान दीजिएगा, औसत में जो भी परिवर्तन हो रहा होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या लिखेंगे, प्लस, मतलब अब इंटू इंटू अब कुल संख्या, अब कुल संख्या कितनी हो जाएगी वो लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये एक फार्मूला, एक छोटा सा एक फार्मूला है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, औसत का क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत वजन कितना था, 51 था। देखिए औसत का वजन, यहाँ पे औसत का फार्मूला लिख लिया 51। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, नए छात्र के शामिल होने पे, नए छात्र कोई शामिल हुआ मतलब हमको नया भार, ये नया निकालना है, नया छात्र कोई शामिल हुआ है तो नए का भार हमको निकालना है। अब देखिए प्लस और माइनस, आगे देखते हैं, प्लस हुआ कि माइनस हुआ। औसत में जो परिवर्तन हुआ है, देखिए क्या हुआ, 51 था पहले, अब कितना हो गया, 51.2 हो गया, मतलब 0.2 का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ था, प्लस की साइन लगाएंगे। ठीक है, और अब कुल संख्या, पहले 49 छात्र थे, अब कितने संख्या हो गए, अब 50 छात्र हो गए। उसके आने के बाद क्या हो गया, 50 छात्र हो गए, अगर घटेंगे तो लिख देंगे 48, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है। अब हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 में 0.2 का तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 61 किलो आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 61 किलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज ये 34वां देखिए, यदि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यदि x अपान में अंडर रूट 128 इज इक्वल टू अंडर रूट 162 बटा में x। अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 162 इंटू 128। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है। जब 128 इंटू 162 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 9 81, 81 दूनी के, हाँ देखिए 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 दूनी के 128। ठीक है, अब ये स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे हम लोग तो कर्डिम हो जाएगा। ठीक, ये 9 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, 2 इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 4 बाहर आ जाएगा, और इस 4 एक अकेले बचा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। जब इस टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस 9 के 9 9 दूनी के 18, कितना हो जाएगा लगभग 9 और 9 चौके 36, 36 चौके 144, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 144 इज द करेक्ट आंसर। नमस्कार दोस्तों, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी होगी कि थोड़ा सा पेज कम होने के कारण मैंने सही से नहीं लगाया। अब इसको अच्छे से लगाता हूँ। 128 बराबर अंडर रूट
62/x, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का पावर से में 128 इंटू 162, ठीक है। अब देखिए 128 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 4 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे गुणे 162 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, इस 2 को एक पेड़ लेंगे तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा और इसमें से 2 एक बाहर आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर की हमारी इतनी है, जब फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उधर चला जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 9, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी हमारा 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से हमारा कितना आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 गुणे 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 इज द करेक्ट आंसर। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। देखिए 33 क्वेश्चन तक हमारे 34 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, अब हम आ जाते हैं 35वें क्वेश्चन पे। इसका मतलब 25 के पावर 6251, 36 के पावर 528, ठीक है। उसके बाद 73 के पावर 54 है। व्यंजकों को योगफल का इकाई अंक कितना होगा, देखिए 5 के पावर चाहे कुछ भी हो, 25 है ना, देखिए इकाई अंक 25 है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिएगा 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 ही होगा। उसके बाद 6 की पावर भी चाहे इकाई अंक कुछ भी हो तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का तो इकाई अंक देखिए इसको, अब इसको क्या करें, इसको निकालना पड़ेगा। 3 73 है, 3 के पावर 54 है, तो सबसे पहले इसको 54 से हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक अंकान 4 3 12, कैरी बचा 2, तो इसका मतलब 3 के पावर हम क्या लिखेंगे 2, मतलब ये 6 तो रहेगा ही रहेगा, 5 रहेगा, अभी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 6 प्लस 5, 6 5 11, 11 में यदि 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, मतलब ये 20 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आ गया 0, इसका इकाई अंक कितना आ गया 0, तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 हमारा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये समान हिंदी पे आ जाइए, देखिए नीचे दिए गए शब्दों के समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें 3 शब्द पर्यायवाची हैं, ठीक है, 3 शब्द क्या है पर्यायवाची, बाकी एक भिन्न है, उसे बतलाइए। तो इसमें देखिए 3 शब्द पर्यायवाची लेकिन एक भिन्न है, ठीक है ना, तो उसके बारे में आइए देखते हैं क्या है। तो जब भिन्न दिया है तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है परलोक, स्वर्गादि और अन्य लोक और अन्य आदमी, ठीक है। तो एक बात बताइए, चौथे का हमको लग रहा है 4 से होगा, क्यों, क्योंकि परलोक स्वर्गादि और अन्य लोग पर्यायवाची हैं, जबकि अन्य आदमी एक शब्द है, एक भिन्न शब्द, ठीक है। अन्य लोग, परलोक और स्वर्गवादी एक ही तीनों क्या है पर्यायवाची है। विकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण का विलोम आकर्षण होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, विकर्षण का क्या होता है विलोम आकर्षण होता है। नीचे दिए गए खंड, मतलब वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जैसे वो क्या हो जाता है अविभाज्य, मतलब अविभाज्य संख्या, आप लोग समझ रहे हैं, अविभाज्य जिसका विभाजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यद्यपि में कौन सा संधि है, यद्यपि में कौन सा संधि है, यदि धन अपि, ध्यान दीजिएगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि क्या है एक प्रकार की संधि है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है यड़ संधि है, यड़ संधि है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यद्यपि में कौन सी संधि है, तो हमने पढ़ा था यड़। यद्यपि देखिए ई और अ जब मिल जाता है तो यह बन जाता है ई, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई यदि प्लस अ इजक्वल टू यदि अ बने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बनेगा, ये कौन सी संधि होती है, यड़ स्वर संधि होता है, यड़ स्वर संधि हो जाता है, ठीक है। मैं संधि के लिए भी एक विशेष वीडियो ले आकर के सारी चीज़ मैं समझा दूंगा। मैं इन्हीं 10 दिनों मतलब 20 तक, जब 20 तक एग्ज़ाम होने से पहले काफ़ी चीज़ अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, और आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप इसको देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, और सबसे पहले अब मैं 40वें क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है, देखिए अपना हाथ जगन्नाथ के लोकोक्तियों का अर्थ यही होता है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, उसके बाद देखिए अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, और अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। देखिए ये चारों कितनी अच्छे तरीके से इसको बहकाने की कोशिश किया गया है, लेकिन देखिए अच्छे से आप समझ सकते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है कि अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, मतलब कि अपना काम खुद करने से ही उस काम में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अपना हाथ जगन्नाथ ये लोग अक्सर यूज करते हैं, गाँव में, शहर में, हर जगह इसका इस लोकोक्तियों का अर्थ
प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज ये सामान्य अंग्रेजी जो आएंगे तो आइए देखिए सामान्य अंग्रेजी के भी 5 क्वेश्चन है। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए एक सेंटेंस है, उसमें इस जो डैश है जो इसमें हमको एक एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। ठीक है, देखिए क्या है, थ्रू द पॉइंट रेज्ड बाय द स्टूडेंट अपीयर टू बी द रेशनल डैश दैट द स्कूल विल नॉट एक्सेप्ट देम नाउ। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, तो आई एम अफ्रेड दैट उसको इन अदर वर्ड नहीं होगा, फॉर इंस्टेंट ऑन द कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आई एम अफ्रेड हो जाएगा। क्यों अफ्रेड हो जाएगा, देखिएगा इसको बैठाने के बाद क्या आंसर मिलता है। दोज द पॉइंट रेज्ड बाय द स्टूडेंट अपीयर टू बी रेशनल, आई एम अफ्रेड दैट द स्कूल विल नॉट एक्सेप्ट देम नाउ। ये किसी स्कूल की बात हो रही है जिससे वो कोई लड़का स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोई भी पॉइंट उठा रहा है तो उससे कुछ लोग क्या हो रहे हैं, कुछ बच्चे अफ्रेड हो रहे हैं। क्यों अफ्रेड हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो स्कूल हमको एक्सेप्ट, वो पॉइंट को स्कूल एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, 42वां देखिए क्या क्वेश्चन करना, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन each of the sentence has 4 part marked P Q R S. Choose the part sentence with the error in your answer. If there is no error, select yes no answer. ठीक है, यदि नो एरर है तो आप क्या चूज़ करेंगे, एस यूज करेंगे। इसमें पार्ट है P Q R S, 4 पार्ट दिया हुआ है P Q R S। ठीक है, 4 पार्ट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वी आर लिव इन दिस ये बिग हाउस विच हैज़ बिल्ट बाय माय फादर अबाउट 50 ईयर एगो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अबाउट 50 ईयर एगो है ये गलत है। ठीक है, पास्ट सिंपल है यानी वाज बिल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ बिल्ट की जगह क्या होना चाहिए, वाज बिल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। वाज बिल्ट बाय माय फादर होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो किस में हमारा ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ये आर में हमारा मतलब एरर हमको मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन क्या दे रहा है, 43 से 45 क्वेश्चन के लिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अच्छे से इसको पढ़िए और उसका आंसर हमको दीजिए। देखिए, टुडे द गेम रिजर्व of the East Africa are facing a number of threats, although such reserve generate considerable revenue by attracting tourists. These take up land which is increasingly sought by the local people. While these reserves feed and protect animals, they are also in danger of turning into barren area or desert. Trees, shrubs, and grass are gradually being eaten by the grazing herd. Another problem is to be found in the changing attitude of an animal themselves. Many of them are losing their hereditary fear of man. In this way, they may become a danger to visitors and thus to be themselves. Attacks on vehicles are beginning to increase, and it is possible that the problem will become serious in a few years' time. The problem of shortage of land is not simple one. As the population increases, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लैंड की शॉर्टेज है, प्रॉब्लम ये है कि इंक्रीजिंग कर रहा है क्या पॉपुलेशन। मोर एंड मोर पीपल लुक हंग्रीली एट द लैंड सेट असाइड ए गेम रिजर्व। दे call that the government first duty of its inhabitant and not to tourist or to wild animal. Despite the income obtained from tourism, this is an argument which is difficult to answer satisfactorily. ठीक है, इतना हमको पैरा पढ़ना है। पैरा पढ़ने के बाद ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस रिफेयर इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। लास्ट जो सेंटेंस है पैसेज का ये क्या दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, तो द इनकम ऑफ ऑफ्टन फ्रॉम द टूरिस्ट हु पार्क देयर द कार ऑफ रेवेन्यू, ये तो एकदम गलत है। ठीक है, कहीं कि इसमें कार पार्किंग की कोई बात इसमें नहीं कहेगी इस पैरा में। द रेवेन्यू ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड द गेम रिजर्व की बात हम सेकेंड पैरे इस ऊपर वाले में की गई थी, ये भी गलत हो गया। द काम कंसर्निंग द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द इनहेबिटेंट। अब देखिए ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट।
देखिए 43 का हमको क्या मिल गया, तीसरा ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इसका मतलब 43 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा सभी को। व्हाट इज़ द कॉजिंग सॉइल इरोजन इन द गेम रिजर्व, कह रहा है कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कटान। जो नदियाँ बहती हैं, तो जब नदियाँ ज़्यादा क्रांतिकारी या ज़्यादा विनाशकारी हो जाती हैं तो कटान होने लगता है, तब जो नदी के किनारे जो मट्टी होती है वो क्या बह के उस नदी के साथ बहने लगती है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द कॉजिंग ऑफ सॉइल इरोजन इन द गेम रिजर्व, ठीक है। गेम रिजर्व में क्या है, किसके कारण सॉइल इरोजन होता है। देखिए इधर, तो इसमें क्या होगा, इसमें द ट्रॉपिकल हीट एकदम गलत है। द डिसअपेरेंस मतलब कि जो हीट के कारण तो ऐसा होता नहीं है। द डिसअपेरेंस ऑफ वेजिटेशन विच इज ईटन बाय द एनिमल, हाँ देखिए बहुत अच्छा है। इसका कारण क्या होता है कि जो डिसअपेरेंस में धीरे धीरे क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं वो वेजिटेशन मतलब जितने भी फूल पत्ती या पेड़ पौधे जो भी नदी के किनारे लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसको खा जाते हैं। कौन खा जाता है, एनिमल खा जाते हैं। इसी कारण सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। 44 का कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 45 पे आ जाइए। देखिए 45 का क्या है, व्हाट मे बी एटीट्यूड ऑफ द एनिमल इन दिस रिजर्व इन जनरल इन ए फ्यू ईयर टाइम। देखिए क्या कह रहा है कि इन कुछ ईयर में क्या, दे मे बिकम ए नॉनसेंस इन वेरियस वे, क्या हो गया, ये कई सालों में कैसे हो गया, नॉनसेंस हो गए, ठीक है। दे बिकम नॉनसेंस इन द सेम वेरियस वे, इन वेरियस वे। 45 का ए खत्म हो गया। 45 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अगर कल रविवार था तो आज से कैसे, मतलब अगर कल रविवार था, ठीक है, तो ये आज हो जाएगा। अगर कल रविवार था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कल रविवार तो आज से 81वें दिन, तो 81वां दिन क्या होता है, देखिए इसको 7 से भाग देंगे। जब इसको 7 से भागेंगे तो 7 एकम 7, मतलब इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 7 77 प्लस 4। ये जो 4 आया ये विषम संख्या है, क्या है बाबू, ये हमारा विषम, मतलब यही 4 दिन बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो भी दिन होगा वो विषम संख्या की दिन हो जाएगा, ठीक है। तो सोमवार से अब ये रविवार है तो आज क्या हो जाएगा भैया, सोमवार हो जाएगा। सोम, उसके बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ध्यान दीजिएगा, तो आज के 4 दिन बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब चौथा दिन क्या हो जाएगा, क्या होगा, 81वां दिन क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार इज़ द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार इज़ द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 7 से भाग देते हैं, मतलब कि हर 7वां दिन डे रिपीट होगा, तो ये तो 77 दिन तक तो डे रिपीट होगा। जो सोमवार रविवार था तो रविवार ही रहेगा। उसके बाद जब फिर 4 दिन बच गया तो 4 जोड़ देंगे, तो रविवार में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, शुक्रवार इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ने दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी में से के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जिससे पहली जोड़ी का संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए। देखिए साइनोलॉजी, जिसको काइनोलॉजी भी कहते हैं। देखिए डॉगों को अध्ययन को क्या बोलते हैं, डॉगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, काइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ओरियो कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर को क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर का एक क्षेत्र, ठीक है, जिसमें हम वेजिटेबल का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका अध्ययन करते हैं, वेजिटेबल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, संग्रहण, उत्पादन का संग्रहण का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ओलेरी कल्चर या हॉर्टिकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या करते हैं, हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर और ओलेरी कल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। आगे आ जाइए, नीचे दिए गए प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन हैं, 1 और 2 शामिल हैं। तो आपको तय करना है कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथन पढ़े और सही विकल्प चुने। गुड्स का कोड क्या होगा, प्रश्न यही है, गुड्स का कोड क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है प्रश्न में आप लिख लेंगे, ठीक है। आर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ऑल आर वेरी ब्यूटी, ऑल आर वेरी ब्यूटी, ठीक है। इसका कोड क्या है, का ता पा रा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दे आर गुड, दे आर गुड का क्या है, ध्यान दीजिएगा, या रा और सा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कोई आर कॉमन है, क्या कॉमन है, आर। तो जब ये आर कॉमन हो गया तो और कॉमन, इसमें देखिए आर कॉमन है, 1 2 इसमें ए आर ई, तो आर आर इसमें भी कॉमन है। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, आर का क्या मिल जाएगा, ए आर ई का हमको कोड क्या मिल गया, आर ए मिल गया, ठीक है। इसमें 2 ही दिया है क्या,
अब गुड का कोड क्या होगा, गुड का कोड पूछा है तो गुड का क्या क्या होगा। अब गुड देखिए, हमको आर से सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमको सिर्फ आर की वैल्यू आर ए मिली है और हमको गुड पता करना है। तो गुड हम किसी भी तरीके से हम पता नहीं कर सकते। देखिए क्या ऑप्शन है, ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 को तथ्य को मिलाकर प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही से मतलब दोनों कथनों को मिलाकर हमको आंसर हम नहीं दे सकते, इसीलिए आंसर ये पर्याप्त नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया, और अच्छे समझ में आ गया तो सबसे पहले आप आ जाइए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन। एक विशेष कूट भाषा में इंटरटेन, देखिए इंटर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटरटेन को रुक जाइए, QOHPTIILF लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरटेन को क्या लिखा जाता है, क्यू। तो अब देखिए EFGH, ई के का इसका होता है 5, एन का होता है 14, 20 होता है, ए का होता है 5, आर का होता है 18, RS, टी का होता है 20, ए का 1, आई का 9 और एन का कितना हो जाता है 14 हो जाता है। इसी प्रकार से सबसे पहले कोडिंग कर लेंगे। क्यू का हो जाता है 17, उसके बाद ओ का हो जाता है 15, उसके बाद एच का कितना हो जाता है 8। तो आप देखेंगे कि इधर से ये क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पी का होता है 16, उसके बाद टी का क्या होता है 20, आई का 9, एल का होता है IJKL 12, एफ का होता है 16। ठीक है, एफ का होता है 6, कितना होता है, एफ का होता है 6। अब देखिए इधर से एक, देखिए इधर कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। इधर से देखिए ये क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, अब देखते जाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आया, ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन है। ठीक है, इधर देखिए अब ये क्या हो रहा है, टी से, इधर टी से क्या हो रहा है, ये -3 हो रहा है और ये NMNO मतलब ये +1 हो रहा है। ठीक है, अब आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, हमने लॉजिक पकड़ लिया है। ज्यूक बॉक्स का देखिए के का क्या हो जाएगा, के का क्या बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, जे का हो जाएगा, हमको लग रहा है एच हो जाएगा। जे का के होता है 11 और ये 3 कम हो रहा था तो एच हो जाएगा, मतलब 11 है तो 3 कम हो जाएगा 8 हो जाएगा। यू से 1 ज़्यादा हो रहा था, यू से ज़्यादा जब हो जाएगा तो कितना ज़्यादा होता है, 1 ज़्यादा होता है, यू भी हो जाएगा। और जे से ज़्यादा हो तो जे का 10 होता है, और 10 से 3 कितना हो जाएगा 13, 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने देखा था यहाँ पे ये ERT है तो आई कितना है 5, ई 5 होता है, ये कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। और ये कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। और कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से देखिए इसे 5 से कितना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, 4 बढ़ेगा। ई से ये 5 है, 5 से बढ़ के कितना जाएगा, आई 5 मतलब 5 होता है, और आई का मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा यहाँ आई हो जाएगा। उसके बाद बी से 2 बढ़ेगा, बी से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ओ से कितना 15, 15 में कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू होती है के होती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, इतना समझ में आ गया। EBO हो गया, XES। अभी देखो इधर से एस है, एस इधर अब कितना -5, 19 है तो 19 से अब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14, 14 को हम एन लिखते हैं। ई से कितना हो जाएगा, 3 बढ़ रहा था, ई से 3 बढ़ रहा था तो ई है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना बढ़ रहा था, ये भी 5 बढ़ रहा था तो ये हो गया 24, 24 से 5 जोड़ेंगे तो 27, लगभग अरे 28, 29। तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, 29 की वैल्यू सी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 27 + 2 कितना हो जाएगा, 26 + 3 तो 29 तो सी हो जाएगा। ठीक है, NSC हो जाएगा। तो आप देखिए HVMKDI NHC इज़ द करेक्ट आंसर। HVM था और KDI था और NHC था, तो हमारा ऑप्शन यही इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले, जब ज़्यादा कितना भी हार्ड होगा, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेंगे तो तुरंत आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से 3 कथन, उसके बाद 2 निष्कर्ष और इसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक तौर पर कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन कोई बाइक कार नहीं है, देखिए कोई बाइक कार नहीं है। तो अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोई बाइक कार नहीं है तो यहाँ पे लिखिए बाइक, ऐसे ये लिखिए कार। कोई बाइक कार नहीं है तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कुछ कार बसें हैं तो कुछ कार बसें हैं तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, कुछ कार यहाँ बसें हो गई ये वाली। ठीक है, कुछ कार बसें हैं, उसके बाद कुछ बसें ट्रेनें हैं, कुछ बसें क्या है, ट्रेन है, कुछ बसें क्या है, ट्रेन है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या क्या है, केवल बाइक ट्रेन नहीं है, कोई बाइक ट्रेन नहीं। देखिए यहाँ पे ट्रेन जो है
और ये बाइक है, कोई बाइक ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो जो है कि क्या हो जाएगा, कोई बाइक ट्रेन नहीं है। देखो जब यहाँ पे जब कोई बाइक ट्रेन और कुछ ट्रेन बाइक है, जब ऐसा आ जाए तो कहीं ना कहीं ये किस प्रकार का बनता है, यह वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 1 अनुकरण करता है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कैसे चेक करते हैं। कोई बाइक ट्रेन नहीं है, सच में कोई बाइक ट्रेन नहीं है, पहला कट गया, पहला वाला हमारा कोई बाइक ट्रेन नहीं दिख रहा है। कुछ ट्रेन बाइक है, कुछ ट्रेन बाइक है, देखो कुछ ट्रेन बाइक है, कुछ ट्रेन क्या है, बाइक है भी है, ये भी दिखाना चाह रहा है, ये भी, दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए जब ऐसा हो जाएगा मतलब दोनों ऑप्शन गलत हो जाए और दोनों की जो वैल्यू है, बाइक और ट्रेन है, ट्रेन और बाइक है, जब दोनों सेम और एक नॉट है एक नॉट नहीं है, एक नॉट नहीं, तो ऐसे तरीके में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा हो जाए ध्यान दीजिएगा, एक देखिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, कोई बाइक ट्रेन नहीं है, यहाँ पे बाइक ट्रेन भी कॉमन है, यहाँ पे ट्रेन बाइक कॉमन है और बीच में नहीं भी, तो ऐसे अनुसरण को क्या करेंगे, ये या तो निष्कर्ष 1 होगा या तो निष्कर्ष 2 होगा, ये अनुसरण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए करंट अफेयर के बारे में। अब देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉइंट का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वतधारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने, वन विभाग के माध्यम से एक्वीफर जलधारी संतरों को रिचार्ज करने के तहत ये पहल शुरुआत की है। योजना के तहत, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है, इसके तहत तालाबों की सफाई और रख रखाव किया जाएगा। साथ ही मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए नए तालाब, समोच्च खाइयाँ, बांधों, चेक डैम और रिटेनिंग वाल का निर्माण किया गया। योजना के उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल की अवधि को बढ़ाना है, ठीक है। इसको हार्वेस्ट रेन वाटर बोलते हैं और फॉरेस्ट पॉइंट के लिए फॉरेस्ट पॉइंट्स का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है, 20 करोड़ रुपए की लागत के साथ हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का किसने 23वां जिला घोषित किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 23वां जिला घोषित किया है। किसको 23वां जिला घोषित किया है, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अमरिंदर सिंह ने किसको किया है, मलेर कोटेला को, ठीक है, मलेर कोटेला, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लोगों की दीर्घकालिक मांग के बाद ईद उल फितर के मौके पर मलेर कोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया। उन्होंने मलेर कोटेला में मेडिकल कॉलेज, एक महिला कॉलेज, एक नया बस स्टैंड और एक महिला पुलिस स्टेशन के लिए 500 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 500 करोड़ की राशि भी घोषणा की है। मलेर कोटला एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी है। आपको बता दें जहाँ पर संगरूर जिले से अलग किया था, जिसे क्या किया गया है, संगरूर एक जिला है, उसी से इसको क्या किया गया, अलग किया गया है। और इसके जिला मुख्यालय लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना, 35 किलोमीटर, 500 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंडर यूरोप 21 का अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये कहाँ पे, अल्बानिया में किया जाएगा। डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा, आयोजित किया गया अल्बानिया में। कहाँ किया गया, अल्बानिया में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया, ठीक है, इसको इंग्लिश में अल्बेनिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्बेनिया, ठीक है। अल्बेनिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 की शुरुआत की गई, जो पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े पैमाने पर अभ्यास है। अल्बानिया संयुक्त रसद ओवर द शोर संचालन के साथ डिफेंडर यूरोप अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नासा ने नए प्रशासक में किसने शपथ ली। नासा के नए प्रशासक, ध्यान दीजिएगा, नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने जो लिए, पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए लिए। कौन सी, बिल नेल्सन ने लिया। कौन लिया है, बिल नेल्सन ने पहली शपथ इन्होंने ली है। देखिए बिल नेल्सन के बारे में जान लीजिए। बीडेस हैरिस के प्रशासन के दृष्टिकोण से पूरा करने के लिए नासा 14वें प्रशासक, ये कौन हैं, ये 14वें प्रशासक है। कितने हैं, 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की। नेल्सन ने फ्लोरिडा से 18 साल तक इन्होंने क्या किया, 18 साल तक अमेरिकी सीनेट और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर
पेलोड विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया है। काफ़ी नामी गामी व्यक्ति हैं बिल मिनेंसल, जिन्हें नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ लिए, ठीक है। और चौथे नंबर के हैं, 14वें नंबर के, ठीक है। सावरेन गोल्ड बांड योजना के तहत भारत सरकार ने किसके परामर्श से सावरेन गोल्ड बांड जारी करता है? सावरेन गोल्ड बांड योजना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सावरेन गोल्ड बांड योजना, सावरेन गोल्ड बांड योजना, ठीक है। इसको किसने किया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको परामर्श गोल्ड बांड जारी करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने RBI ने परामर्श से 2021 से लेकर 2022 के लिए सावरेन गोल्ड बांड जारी करने का फैसला किया। ये 17 सितंबर 2021 तक 6 चरणों में जारी किया जाएगा, ठीक है। और विक्रयकर्ता अनुसूची वाणिज्य बैंक SFB और भुगतान बैंकों को छोड़कर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, निर्दिष्ट डाकघर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज न्यूनतम अनुबंध 1 ग्राम सोना अवधि 8 वर्ष 5 वर्ष के बाद बाहर निकाल सकते हैं। ब्याज दर अंकित पर 2.5 होगा % प्रति वर्ष छमाही देय होगा, प्रतिवर्ष छमाही देय होगा, ठीक है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन कर रहा है, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2021 के सम्मान में सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये किसको सम्मान किया गया है? मारिया रेसा को किया गया। किसको किया गया है? मारिया रेसा किया। खोजी पत्रकार एवं मीडिया एग्जीक्यूटिव, देखिए खोजी पत्रकार, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये कैसा है? यूनेस्को विश्व प्रेस, मतलब ये प्रेस लोगों के लिए है, ठीक है, मीडिया के लिए है। फिलीपींस की मारिया रेसा 57 वर्षीय हैं। ये कितने वर्ष की हैं? ये 57 वर्ष की हैं। 57 वर्षीय को 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ का विजेता चुना गया। उन्हें पत्रकार के रूप में 3 दशक से अधिक समय तक समर्पित काम करने के लिए 3 दशक से ज़्यादा इन्होंने काम की वजह से चुना गया है। जिसमें CNN की प्रमुख इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, मतलब CNN आप लोग जानते होंगे, CNN का नाम सुने भी होंगे। CNN एक न्यूज़ चैनल है जिसकी बहुत ही प्रमुख रिपोर्टर थी, और ABS CBN के समाचार प्रमुख रूप से उनका काम भी शामिल था। वो वर्तमान में फिलीपींस समाचार वेबसाइट रैपलर नाम की भी वेबसाइट है जिसमें ये जुड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या है? रैपलर से जुड़ी, और उसकी CEO भी है, उसका क्या है? CEO भी है। यह पुरस्कार यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021, यह पुरस्कार 1997 से गठित किया गया है, और इसकी पुरस्कार राशि कितना होता है? $25,000। कितना होता है? $25,000 की पुरस्कार राशि होती है, ठीक है। ये किसको देता है? ये मीडिया वाले लोगों को दिया जाता है जो कि अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन उसमें प्रेस में करते हैं, ठीक है। किसने सबसे अधिक आरोहण के लिए अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है, 25वीं बार। देखिए ध्यान दीजिएगा। चौथा ये कौन है? कामी रीता, नेपाल के 52 वर्षीय, और वर्ष देखिए इनका, इतनी उम्र हो गई इनकी, 52 वर्षीय कामी रीता जो है मतलब कामी रीता सेरज 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई, 25वीं बार। ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये क्वेश्चन अच्छा है। और चोटी पहुंच गई। इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने पर अपना रिकॉर्ड तोड़ डाला। और 51 वर्षीय रीता ने 1994 में पहली बार चढ़ाई की थी, जो लगभग हर साल ये यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। 1994 पहली बार इन्होंने शुरुआत की थी। सारी चीज़ें हर क्वेश्चन के हिसाब से मैं सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, हाल में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली भारतीय कौन बनी है? वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार कौन? देखिए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ठीक है। मुंबई में जन्मी डॉक्टर तारेम, कहाँ पर जन्मी? इनका जन्म कहाँ हुआ है? मुंबई में। ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर थी, जो हाल में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। इस पुरस्कार को अरब जगत की नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। अरब जगत का क्या माना जाता है? नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने 2019 में लीडन में बिल एकेडमिक पब्लिशर के द्वारा प्रकाशित अपनी नवतम पुस्तक अरबी आरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता था, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा लगभग 58 क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए 59 क्वेश्चन पे। भारतीय वैज्ञानिक ने MACS मतलब 1407 MACS 1407 नाम से किस फसल की नई किस्म विकसित किया, ठीक है। ये देखिए सोयाबीन की एक किस्म है, जो कि किसके द्वारा किया गया है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, ठीक है। हाल में भारतीय वैज्ञानिक सोयाबीन के एक उच्च उपज के कैरेट प्रतिरोधी किस्म विकसित की, जिसे MACS 1407 का नाम दिया गया। सोयाबीन की इन किस्म को MACS आगरकर अनुसंध मतलब
अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा इसको विकसित किया गया। क्या किसका किस्म क्या नाम है? सोयाबीन का किस्म है MACS मैक्स सोयाबीन, मैक 1407। मार्क सेल्बी किस देश से संबंधित जो चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बन गए? विश्व स्नूकर चौथी बार बने कौन? मार्क सेल्बी। तो ये मार्क सेल्बी पता है इंग्लैंड के हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? मार्क सेल्बी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जो कि क्रूचिबल थिएटर शेफील्ड के साथ सान मर्फी को 18-15 मतलब कितने से हराए? 18-15 से हराए हैं। हरा कर चौथी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने। चैंपियनशिप 17 अप्रैल से 3 मई तक 2021 तक आयोजित की गई थी। मार्क सेल्बी 2014-2016 मतलब देखिए 2014, 2016, 2017 उसके बाद 2021 में लगातार जीते हैं। मैं विश्व चैंपियनशिप जीती है मतलब 4 बार, 2021 में 4 बार जीते हैं। विश्व का नंबर 1 स्थान मिला और इनको विश्व का चौथा नंबर का स्थान मिला है, नंबर 1 का स्थान इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ 60 तक क्वेश्चन पा चुके हैं। प्लीज़ दोस्तों अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये मेरा पहला वीडियो है जो कि आपके लिए मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आ जाए 61 क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? देखिए लेटेस्ट ये सब सामान्य जागरूकता क्वेश्चन है। हम लोग 60 तक आ चुके हैं, अब 61 पे आते हैं। सबसे छोटा जो है कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सागर में द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सतह क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है? मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप लक्षद्वीप, मालदीव और नागोस समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा है, जो कि लक्षद्वीप रीजन के सबसे ऊपर है। लक्षद्वीप का अर्थ संस्कृत तथा शतवाले 1 लाख द्वीप है। ठीक है, शतवाहन में 1 लाख द्वीप है। ठीक है, ये हमारा 32वां, ये हो जाएगा हमारा 61 का सेकेंड हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। रऊफ राज्य का एक लोक नृत्य है। किसका है भैया? रऊफ किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर घाटी महिलाएं द्वारा किया गया एक लोक नृत्य। इस लोक नृत्य के रंगीन वेशभूषा में रहते हैं, 2 पंक्तियां बनाती हैं और एक दूसरे के सामने खड़ी होकर नृत्य करती हैं। इसका मुख्य रूप पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में चकरी भी कहते हैं। ठीक है, अरे कहाँ का है? रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, आगे आ जाइए। त्योसुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है। त्योसुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, किस राज्य से संबंधित ये बताना है। ठीक है, देखिए किस राज्य से? नागालैंड से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसको किस नाम से उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आगे जाइए। 64वां का हमको लग रहा है, देखिए क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप को पोंग डैम से नाम से भी जाना जाता है। पोंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर को पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में भारत के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों में के आए क्षेत्र में व्यास नदी पर भारत का सबसे ऊंचे भूकंपरोधी बांध का निर्माण। भारत का सबसे ऊंचा भूकंपरोधी यह बांध है। यह जलाशय रामसर कन्वेंशन द्वारा भारत को घोषित 27 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थलों में से एक है। ठीक है, आगे जी 65 पे आ जाइए। 65 क्या कह रहा है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच में स्थित है? दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और किसके नगर में बीच है? देखिए ये सब मैप का क्वेश्चन है और इसको आप ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। दादर नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये स्थित है। ठीक है, आ जाइए। दादर और नगर हवेली 2 अलग अलग भौगोलिक सत्ता से बना है। नगर हवेली जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है, उत्तर पश्चिम 1 किमी की दूरी पर स्थित दादर एक एनक्लेव और दादर गुजरात से घिरा हुआ है। दादर किससे घिरा हुआ है? गुजरात से घिरा हुआ है। और सिलवासा दादर और नागर हवेली की राजधानी है। सिलवासा और दादर नगर हवेली की क्या है? राजधानी। ठीक है, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में, देखिए प्रतिवर्ष आ जाइए 67 क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित कौन से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? देखिए 67 देखिए किसमें, मतलब प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में 6 जगहों पे इसको दिया जाता है। देखिए साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गणित हो जाएगा, मतलब गणित में इसको नहीं दिया जाता है। ठीक है,
तो ये 67 का है। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। साहित्य में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है और किस में दिया जाता है, शरीर विज्ञान और चिकित्सा श्रेणी में भी प्रदान किया जाता है। गणित इस सूची में शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज ये 68वां, उड़ीसा का एक नृत्य है जो कि 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा दिया जाता था और 19वीं शताब्दी में ये युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया, ठीक है। उड़ीसा का एक नृत्य है, कौन सा नृत्य है? उड़ीसा का नृत्य कौन सा है? देखिए उड़ीसा का नृत्य छऊ है। क्या है? छऊ है। छऊ उड़ीसा का नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी। यह एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें मार्शल जनजाति लोक परंपराएं शामिल है। इस नृत्य में क्या होता है कि युद्ध कला भी सिखाई जाती है, ठीक है। युद्ध कला भी इसमें आधारित ये नृत्य बन गया, ठीक है। और ये शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। सारा क्वेश्चन इसमें लिख दिया गया, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 69, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक पुस्तक के नाम से जो 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुआ था। इसने विकासवादी जीव विज्ञान की नींव रखी थी। इसका पूरा नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ऑफ मीम्स एंड नेचुरल सिलेक्शन या स्ट्रगल ऑफ फेवरेट रेस के संरक्षण में था, ठीक है दोस्तों। आगे ये दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दाची ग्राम अभ्यारण्य, ठीक है। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में दाची ग्राम अभ्यारण्य है, ठीक है। आप अच्छे से समझ सकते हैं। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जिसे दाची ग्राम अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के पास स्थित पार्क की वास्तविक नाम 10 गांव है जो इससे जुड़े 10 गांव को याद में हो सकता है, जिसके स्थान पर इस उद्यान की स्थापना हुई है। इसे पश्चिमी हिमालय के जबरनवान श्रेणी में भी स्थित है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। अब जी अपठित गद्यांश को आप मैं बताता हूँ। अब आ जाइए दोस्तों, देखिए अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन और विश्लेषण। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सारा समझा दिया था कि क्या क्या सिलेबस से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देखिए अपठित हिंदी गद्यांश आपको पढ़ना है, उसके बाद इस पर आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्या क्या लिखा है, निर्देश 71 से लेकर 75 क्वेश्चन, 70 तक हम लोग आ चुके हैं, 70 तक हमने क्वेश्चन कर चुका है। 71 पे आ जाइए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने कहा भाइयों, आप अपनी प्राथमिकता, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक पाठशाला में, भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम करते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वाले की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है न। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे या अच्छे प्रयोग कर सके, यह थोथी बात है, ठीक है। यह जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी भी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम का चिंता तो प्रयोग करने वाले की जितनी होती उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती कहीं मेरी निसफलता मेरे बात के प्रयोग करने वाले के लिए बाधक ना बन जाए, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन क्या होगा, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है। देखिए पहला प्रश्न क्या हो रहा है कि किसी भी स्थिति को बदलने के लिए हमको कैसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हमने ये जो है कि अपठित हिंदी गद्यांश को पढ़ा। उसके बाद देखिए प्रश्नों करते हैं, किसी भी स्थिति में बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। 71वां देखिए, जो निष्ठापूर हर काम करते हैं, जो अंग्रेजी भाषा को जानते हैं या जो परिश्रम करते हों, जो देखिए ऊपर क्या दिया है,
जो परिश्रम करते हों या जिनके दिल में लगन होती है। देखिए अगर हमने इस चीज़ को पढ़ा है तो हमको चौथा ऑप्शन ही सही लगा। क्यों? क्योंकि जिनके दिल में लगन होती है, क्या होती है, जिन व्यक्ति के दिल में लगन होती है वे किसी भी स्थिति को बदलने में सक्षम होते हैं। हमने यही चीज़ अपने अपने अपठित गद्यांश में पढ़ा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो अपठित गद्यांश में लिख दिया गया, हिंदी गद्यांश में आपने देखा यहाँ पे जो भी चीज़ें लिख दी, तो आपने देखा कि हिंदी का जो भी इसमें इसके इसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए आज ये 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन है। ये क्या है? कथन है। ये क्या हो सकता है? सही हो सकता है, सही है, या भाषी पूर्वग्रहों से ग्रसित है, या अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है। ठीक है, 72 देखिए अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। ये कथन क्या है? ये भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। क्या है? लोगों के मन में भाषिक पूर्वाग्रह बैठा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही लोग ही अच्छा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है। क्योंकि अमेरिका में झाड़ू लगाने वाला भी अंग्रेजी बोलता है, तो इससे ये पूरी तात्पर्य गलत होता है कि पढ़े लिखे लोग ही अंग्रेजी जानते हैं। तो इसके लोगों के मन में ये भाषिक पूर्वाग्रह बैठा हुआ, मतलब ये पहले से इसके दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के मन में कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज ये 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ है। उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ क्या है? ठीक है, सूरत के कई अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? सूरत के कई होते हैं। सूरत के मतलब होती है स्थिति, जैसे सूरत के मतलब क्या होती है? स्थिति होती है। ठीक है, जैसे सूरत की कई चीज़ होती है। क्या क्या होते हैं? काया मतलब जैसे कोई किसी का चेहरा वगैरह, ठीक, रूप हो गया, दुर्दशा भी हो गई एवं स्थिति हो गई। लेकिन इस स्थिति में जो हमने गद्यांश पढ़ा है इससे पहले, उसमें सूरत का मतलब क्या है कि स्थिति को दर्शा रहा है, ना कि किसी की सुंदरता को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे जी लेखक का क्या उद्देश्य, लेखक कहना क्या चाहता है। हमने जो पठित गद्यांश पढ़ा तो इसमें लोगों को जो हमारे लेखक थे उनका क्या उद्देश्य था, लेखक का उद्देश्य ये सिद्ध करना था कि कार्य क्षेत्र में व्यापक बनाने के लिए लोग प्रयोग करें। ठीक है, क्या करें? लोग को प्रयोग करें, लोगों को क्या करें, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को प्रयोग करना चाहता था। किस लिए प्रयोग करना चाहता था? कि कार्य करने, सिद्ध करने के लिए और कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए। ठीक है, अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सामान्यतः लोग क्या है, सामान्यतः लोग अच्छे परिणामों क्यों चाहते हैं, अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? अच्छे परिणाम प्रयोग की सफलता के लिए चाहते हैं। किसके लिए चाहते हैं? प्रयोग की सफलता के लिए चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने 75 तक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, मतलब हमने 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन में सारा इसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट में भी हिंदी अपठित गद्यांश में थी कि और दिया हुआ है 76 से 80, 75 से लेकर 80 क्वेश्चन तक क्या क्या दिए हुए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर चयन कीजिए। मैंने कहा आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू करिए। ठीक है, ये कहीं किसी स्कूल की बात हो रही है। यदि विद्यार्थी के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है तो परीक्षा में जितना विशेष परिचय उससे होगा उतना त्रास उतना ही घटेगा। अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। दूसरे कमज़ोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए तथा उनकी कमजोरी को ठीक से पता लगाने के लिए ली जाए। तीसरे विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे विषय को जानते हैं, उनके परीक्षा से मुक्त रखा जाए। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी की जांच के लिए परीक्षा दें और उन्हें समझा दिया जाए कि वह अपनी कमजोरी का जांच नहीं करेगा तो उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सकते हैं, बाकी विषयों की परीक्षा से मुक्त रखा जाए। परीक्षा का समय विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। हम उनसे क्या कह रहे हैं, हम उनसे कह दें कि जो चीज़ याद ना उसे पुस्तक से देख लें और फिर जवाब दें। जो जबानी कह ना सके वे किताब से देखकर समझाएं। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठक पुस्तक का कैसा उपयोग करता है, इसी में तो उसकी परीक्षा है, इसी में उसकी परीक्षा है। ये एक प्रकार से परीक्षा है और एक सामाजिक चीज़ों को चयन करना है। सामाजिक परीक्षाओं की छमाही और सालाना परीक्षा लेने की एक बात कही गई इसमें। तो अब देखिए अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। इसका क्या मतलब, इस वाक्य का अर्थ हमने भी पढ़ा कि अति परिचय से त्रास भी सहन करने से योग्य बन जाता है। इसका देखिए साफ साफ इसका अर्थ ये निकलता है कि बार बार परिचय से डर दूर हो जाता है। जैसे यदि किसी भी शिष्य को अगर बार बार टीचर से बात की जाए, बार बार परिचय कराया जाए, बार बार उससे किया जाए, उसका वो किया जाए, तो उसका डर क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और वो अपनी बातों को अच्छे से और सुगमता से कह सकता है। ठीक है, परीक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है, परीक्षा का उद्देश्य देखिए दिया गया है,
बच्चों को नियमित रूप से जांचना, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, बच्चों को डराना ताकि वे ढंग से पढ़ाई करें, बच्चों पर कसौटी पर कसना। देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको क्या लगना चाहिए? देखिए नियमित रूप से जांचना ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों की कमजोरी ये सबसे बढ़िया। परीक्षा का उद्देश्य क्या है? परीक्षा का उद्देश्य बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, उसको क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। ये 77 नंबर का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है। उदारवादी और व्यापक दृष्टि मतलब एक फैला हुआ अपना दिमाग दृष्टिकोण रखता है। यह अनुच्छेद के किस वाक्य से पता चलता है? देखिए इसके बदले मासिक परीक्षा लेनी शुरू कर देना चाहिए। ये एक है। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठक पुस्तक देकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे। ये भी एक व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि पाठक पुस्तक देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता हर जगह नहीं मिल सकती। परीक्षा में को जितना विशेष परिचय उसे होगा उतना त्रास उसका घटेगा। जितना उसे परीक्षा से परिचय कराया जाएगा उतना उसका जो टेंशन दिमाग में रहेगा, जो उसके निगेटिव पॉइंट रहेंगे, जो उसके ऋणात्मक पॉइंट रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे? उतना ही घटने लगेंगे। तो इस हिसाब से आप देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। मतलब 78 का क्या हो जाएगा? चारों जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनमें से सभी, मतलब चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेखक पाठक पुस्तक देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पाठक पुस्तक देकर, पाठक पुस्तक दिया जा रहा है उसको, ठीक है, और इसकी बात भी वो कर रहा है। क्यों करता है? यह सर्वश्रेष्ठ नीति नहीं, सर्वश्रेष्ठ नीति तो यह नहीं हो सकती। इससे बच्चों के पढ़ने की कुशलता का पता चलता है, ये भी नहीं सही है। आप किसी बच्चों को पाठक पुस्तक दे के उत्तर दे देंगे तो ये उसकी कुशलता का बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। आगे आ जाइए, इससे परीक्षा में भयमुक्त वातावरण बनेगा, ये भी एक प्रकार से गलत है। अगला देखिए, इसमें बच्चों की इस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वो पाठक पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। यदि लेखक पाठक पुस्तक देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं वो उस पाठक पुस्तक का कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, कुशलता का कैसे उनको अपनी बुद्धिमानी का अच्छे तरीके से कैसे वो प्रयोग करते हैं, इसके बारे में उसने समझाया है। इस हिसाब से ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 79 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, लेखक के अनुसार विषयों की जांच के लिए क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार विषयों की जांच के लिए परीक्षा एकमात्र साधन। परीक्षा के अतिरिक्त और भी तरीके होते हैं। छमाही परीक्षा का आयोजन अनिवार्य, मासिक परीक्षा, देखिए ये दोनों तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? छात्र पर विषयों की कैसी पकड़ समझ इसकी जांचने एकमात्र साधन क्या है? परीक्षा है। परीक्षा लेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि जो विषयों की जांच के लिए मतलब उस छात्र की कितनी पकड़ और कितनी उसके पास उस विषय की जानकारी है, ठीक है। अब देखिए, ग्राफ की व्याख्या करना है, ठीक है दोस्तों। ग्राफ की व्याख्या कैसे करना है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ग्राफ के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला देखिए आप, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, ठीक है। हमने 80 तक क्वेश्चन लगे, अब 81 से 85 तक। देखिए, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण के प्रश्न है। नीचे दिए गया है दंड आरेख वर्ष 1993 से एक परिवार की आय विभिन्न मदों में व्यय और बचत के दर्शाता है, ठीक है। मतलब बचत, व्यय कितना हुआ और बचत कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, बचत कितना हुआ, ठीक है, दर्शाता है। आलेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए। 1993 में व्यय की दिशा प्रतिशत, ये सब देखिए प्रतिशत में दिया गया है। देखिए 0% 10%, ये 20% है। देखिए, भोजन में 20% व्यय किया है और बचत कितना किया है? 12.5 किया है। उसके बाद 15% क्या किया है? कपड़े पे खर्चा किया है। उसके बाद क्या किया? 10% मकान पे खर्चा किया है, 5% शिक्षा पे खर्चा किया है और 20% परिवहन पे खर्चा किया है और अन्य जो है 17.5 पे खर्चा किया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैं अच्छे से, आप ध्यान दीजिएगा। भोजन पे 20%, बचत 12.5%, 15% कपड़ा पे खर्चा किया है। उसके बाद मकान पे 10% किया है, 5% इस पे की शिक्षा पे किया है, 20% परिवहन पे किया और 17.5 किस पे किया है? ये किया है अन्य पे किया। देखिए 17.5 में यदि 2.5 जोड़ेंगे 20 और 10 30 हो जाएगा। ये 30 और 20 50 50 50 55 55 और 15 कितना हो जाएगा? 55 60 70 70 10 80, ठीक है। 80 और 20 जो है परिवहन में खर्चा किया, कितना हो गया? टोटल 80 हो गया, ठीक है। इतने मत, अरे सॉरी 100, टोटल 100% का ये डाटा हमको दिया है। कब का दिया? 1993 का दिया है। अब अजी भोजन पर व्यय की गई, भोजन पर व्यय
की गई आय का प्रतिशत। सीधा सीधा देखिए, इतना सरल क्वेश्चन है ये। भोजन पे किया गया आय का प्रतिशत डायरेक्ट दिया है, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 20% हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, एकदम 20%। कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत का कितना अधिक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कितना अधिक है। देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए पूरा ये डायरेक्ट दिया हुआ है। अब मैं नीचे ला रहा हूँ, किस पे, भोजन, किस पे पूछा है, कपड़ों पे व्यय। कपड़ों पे व्यय कितना किया गया है? 15 किया गया है। कितना किया गया है? 15 किया गया है। उसके बाद क्या पूछा है? बचत। बचत कितना किया गया है? 12.5%। कितना किया गया है? 12.5%। उनका अंतर पूछा है, तो 15 में से 2.5 घटाना है। कितना घटाना है? अरे सॉरी, 12.5 ना, कितना है? 12.5, मतलब 12.5। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? लगभग 2.5। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 क्या है हमारा? सही हो जाएगा। यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपये थी, तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी। आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 लाख तो आय थी उसकी, और परिवार का जो बचत थी, बचत 12.5% था। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख थी उसकी बचत। कितनी थी? 12.5 था, गुणा 100 कर देंगे। परसेंटेज था तो परसेंट यहाँ से पॉइंट 0, इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को घटा देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो 125 और 2, मतलब 12,500 रुपया क्या थी उसकी बचत थी। कितनी थी? 12,500 रुपया उसकी क्या थी? बचत थी। 12,500 मतलब 83 का कितना हो जाएगा? 83 का आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो 12.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मत पे केंद्रित है? परिवहन पे व्यय, देखिए आप बता दे रहा हूँ, परिवहन का व्यय कितना था? 20% था। आप ऊपर तरीका में एक बार नीचे करके देख लीजिएगा, तो परिवहन का व्यय कितना है? देखिए 20%। तो इतना ही किसके बराबर? किसके बराबर? ये भोजन। तो किस पे बराबर हो जाएगा इसका आंसर? भोजन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा? भोजन के हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। परिवार की बचत निम्नलिखित किस पर किए गए वैसे अधिक है? परिवार पर जो खर्चा किया गया है, तो परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए वैसे अधिक है? ठीक है, तो देखिए परिवार पे कितना खर्चा किया गया है? परिवार के मतलब बचत पे कितना खर्चा है? मतलब 12.5%। कितना है? 12.5% है। देखिए, तो हमने जो बचत पे कितना किया है? 12.5 किया, तो किससे अधिक है? मकान से अधिक है। ठीक है, क्योंकि कपड़ा पे तो ज़्यादा किया गया है, कपड़ा 15% किया गया, अन्य पे 17.5 किया गया, और परिवहन पे भी 20% किया, तो मकान से क्या है? अधिक है। ठीक है, तो मकान पे कितना किया गया है? 10% किया गया है। मकान पे कितना किया है? 10%। अब आज ये देखिए, हम आ जाते हैं 86 में से 90 पे। ठीक है, ये भी एक प्रकार से ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण पे प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देश 86 से लेकर 90 निम्न स्तंभ का ग्राफ का अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दिए। एक कंपनी का वर्ष 1994 से लेकर 1997 के लिए सकल लाभ और शुद्ध लाभ दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, 1994, 1995, 1996, 1997, मतलब 4 वर्षों का दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये इसका लाभ है, और ये देखिए ये सकल लाभ और शुद्ध लाभ का क्या दिया? लाख रुपया दिया है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 60 लाख। ठीक है, ये सकल लाभ है और ये शुद्ध लाभ है। इस देखिए आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसका ये आपको ग्राफ अच्छी तरीके से व्याख्या समझ में आ गई हो ग्राफ की, कि ये जितना ये 10 लाख है, ये 20 लाख है, ये 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है और ये 60 लाख है। नेक्स्ट देखिए 1994 में क्या क्या है? 1994 में 95, 1996, 1997, आप देखेंगे लगातार 19 सब बढ़ रहा है। ठीक है, तब ध्यान दीजिए सकल लाभ किस वर्ष शुद्ध लाभ से दोगुना है? किस वर्ष सकल लाभ उससे दोगुना है? तो आप ध्यान दीजिएगा किस वर्ष दोगुना है। ठीक है, तो यही देखना है आपको। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए 1994 में ये शुद्ध लाभ, ये सकल लाभ, ये 10 लाख था तो ये 30 लाख है, तो ये 3 गुना है। पहला गड़बड़ हो गया। अब दूसरा देखिए 1995 जब आप देखेंगे तो ये क्या है? ये 15 लाख है, तो इसको 30 होना चाहिए, तो ये ज़्यादा हो गया, 40 लाख है। यहाँ देखिए 25 लाख है, कितना? ये 25 लाख है, इसका 50 लाख होना चाहिए, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 25 लाख है, ये 50 लाख हो गया, तो ये दुगुना हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 97। 1997 इज द करेक्ट आंसर। 1995 के सकल लाभ की तुलना उस वर्ष के शुद्ध लाभ का प्रतिशत है। 1995 की अगर तुलना की जाए तो देखिए 1995 सकल लाभ की तुलना उस वर्ष के शुद्ध लाभ, 1995 हमारा क्या है? ये है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बुक कॉपी लेनी पड़ेगी, तो आप ध्यान दीजिएगा।
मैं ऊपर ले चलता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 1995 में सकल लाभ कितना है, मैं दिखा दे रहा हूँ। 1995 में सकल लाभ लगभग 40 लाख है, ठीक है। और उसके बाद शुद्ध लाभ कितना है, शुद्ध लाभ है 25 लाख। तो पूछ रहा है कि सकल लाभ की तुलना उस वर्ष शुद्ध लाभ का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए दोस्तों, आइए इसको समझाता हूँ। सकल लाभ, देखिए सकल लाभ जो है इसका कितना दिया हुआ है, सकल लाभ दिया हुआ है 40 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 40 दिया हुआ है। और शुद्ध लाभ यदि आप देखेंगे तो शुद्ध लाभ 15 दिया हुआ। पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो परसेंटेज क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई का, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 2, 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, कितना हो जाएगा, लगभग 37.5% इज द करेक्ट आंसर। मतलब 83 का 87 का 3 को 87 का 3। चारों वर्ष के लिए संगणित औसत सकल लाभ और औसत शुद्ध लाभ का अंतर क्या होगा, चारों वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चारों का क्या करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए चारों वर्ष के संगणित औसत सकल लाभ और औसत लाभ के का अंतर क्या होगा। तो देखिए 1/4 4 ही वर्ष है, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको नीचे ले जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिएगा मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, ठीक है। देखिए ये 30 था और ये कितना था, 10 था। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15, क्या हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाए 20 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, देखिए अगला अंतर क्या है, 40 है, ये 40 है और ये कितना अंतर है, 15। 40 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। उसके बाद इसका अंतर देखिए 40 में से इसको घटाएंगे, सॉरी 45 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। फिर प्लस इसको घटाएंगे 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखा हूँ 20 + 20 + 25 + 25 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 90। और 90 में जब आप 4 का भाग देंगे, क्योंकि हमको औसत निकालना है, 4 का जब भाग देंगे तो 22.5 लाख इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 22.5 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 89 क्वेश्चन पे, सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था। अब देखिए, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 1994 में 94 में अनुपात क्या था, 3:1 था। 95 में कितना था, 95 में था 8:3 था। कैसे आ रहा है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 96 में कितना था अनुपात, 96 में अनुपात 9:5 था। उसके बाद 97 में कितना था, 2:1 था। देखिए 3:1 इसलिए था क्योंकि ये 30 था और ये क्या था, ये 10 था। इसको जब काटेंगे तो 30। उसके बाद ये कितना था, 40 था और ये कितना था, 15 था। इसको काटने के बाद 8 और 3 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना था, 45 था और ये कितना था, 25 था, ठीक है। उसके बाद इसको काटिए तो ये 50 था और ये कितना था, 25 था। इसको मैंने काटने के बाद इतना ला दिया। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, 95। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 95 इज द करेक्ट। मतलब 89 का कितना हो जाएगा, 89 का, सॉरी 95, 1 मिनट, अधिकतम अनुपात। सबसे देखिए सबसे ज़्यादा किस में था, 94 में था। क्यों, देखिए कि ये इसका 3 गुना है, ये इसका 2.5 गुना लगभग है, ये इसका 2 गुना से भी कम है, ये इसका 2 गुना है। सबसे ज़्यादा रेशियो अनुपात किसका था, 1994 में था। सबसे ज़्यादा किसका रेशियो था, 1994 में। दिखाए गए सभी 4 वर्षों के कुल सकल लाभ का कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात है। दिखाए गए कुल, देखिए कुल कितना था, अभी जब कुल देखा जाए तो कुल सकल लाभ देखिए, फिर से मुझे इस पर थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। मैं इस पर फिर से कॉपी ला रहा हूँ। तो देखिए कुल क्या बोला है, कुल सकल लाभ, पहले बोला है दिए गए 4 वर्षों के कुल सकल लाभ। तो सकल लाभ क्या क्या है देखिएगा, सकल लाभ मैं लिख रहा हूँ 30 + 40 + 45 + 50। ये आपको पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ गया होगा। ऊपर करके वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सकल का था। उसके बाद शुद्ध लाभ का क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ देखिए क्या क्या है, 10 है प्लस 15 है प्लस 25 है प्लस 25 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़िए, जब इसको जोड़ेंगे आप, इसको जोड़ने के बाद आपको आएगा कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा 165। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा, 75। इसको काटिए, 15 × 75, 15 कम 15, 15 का 11:5 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 11:5 इज द करेक्ट आंसर। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 11:5, ठीक है। अगर आपको समझ में आना है तो एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से थोड़ा बैक जाकर भी आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो 90 दिखाएगा 4 वर्षों का, 4 वर्ष का जोड़ देंगे सकल लाभ का, और शुद्ध लाभ का 4 वर्ष का जोड़ देंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 11:5
5 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तालिका में व्याख्या का विश्लेषण, 10 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, तालिका में व्याख्या और विश्लेषण। निम्न 91 से लेकर 95 तक पाँच नगर PQRST रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने के पर प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया। ठीक है, 5 हैं PQRS, उस पिक्चर देखने का सारणी दिया हुआ है। सारणी स्तंभ वन में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? संख्या का प्रतिशत दिया हुआ। आप देख सकते हैं सारणी में ला दिया हूँ, तो ये जो 60, 20, 85, 55 और ये 75, ये सब प्रतिशत दिया हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो एक सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, व्यक्तियों की संख्या दिया गया जो एक सप्ताह में केवल एक फिल्म। स्तंभ में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई जो एक सप्ताह में एक में या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं। सारणी को पढ़िए, उनमें से प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं क्या दिया, नगर में एक है। ये फर्स्ट स्तंभ में क्या दिया, परसेंटेज की एक फिल्म देखते हैं 60%, 20% और 85% और ये 55% और ये इतना, और ये 24,000 क्या दिया हुआ है, ये जो है कि 2 से अधिक फिल्में देखते हैं। कितना देखते हैं? 2 से अधिक फिल्में ये लोग देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पहला क्वेश्चन देखिए। नगर आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नगर आर में, ठीक है, 1 मिनट। नगर आर में फिल्म देखने केवल एक ही फिल्म देखते हैं, ये पता हमको करना है। देखिए तो हमने यहाँ पे देखिए नगर आर में जो 85% देखते हैं ना, ये एक ही फिल्म देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही। तो जो बच गया, मतलब बचे कितने? 15%। 15% 2 फिल्म से, मतलब 2 या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं। ठीक है, तो यही 15% की जो संख्या दिया हुआ ना, वही संख्या ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? संख्या दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं 15% बराबर कितना हो जाएगा? 24,000। कितना हो जाएगा? 15% बराबर कितना हो जाएगा? लगभग 24,000। तो 1% बराबर आप देख सकते हैं 24,000 बटा में 15। 24,000 बटा में 15। अब पूछा क्या, प्रश्न क्या पूछा है कि सप्ताह में केवल एक फिल्म। एक फिल्म कितने देखते हैं? 85% लोग देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 85 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए 15 कम 15, 5 से काटिए 3 हो जाएगा, ये 5 कम 5 और 5 सत्ते 35, 17 17 पचे 85 को 5। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया कुछ। नहीं दोस्तों, एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। देखिए हमने ये 17 का क्या कि 17 0 0, 17 0 जा 0, 17 0 जा 0, 17 17 17 37 34 37 17 चौक को 68, 17 चौक को 17 चौक 5 5 1 5 5 से 17 चौक को 7 छंग 42, 7 छंग 42, ये हो गया 6 17 17 चौक के 68। एक काम करते हैं दोस्तों, ठीक हम सही जा रहे थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक काम, इसको काटिए, इसको काटना भूल गए। 3 8 24। ठीक है, अब 17 में 8 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 136। मतलब 1,36,000 लोग क्या देखते हैं? एक पिक्चर देखते हैं। इसी को हम 85% भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 85% भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो 1,36,000 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये 85% हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 91 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 91 का हमारा सी हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, कौन से नगर में सप्ताह में क्या हो जाएगा? कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वाले की संख्या अधिकतम है? तो एक फिल्म देखने वाले की संख्या कौन से नगर में अधिकतम हो जाएगी? तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75%। कैसे? इसको लगाने का भी तरीका देख लीजिए कैसे। आइए लगाते हैं। ठीक है, देखिए तो हम देखते हैं हम पहले सब देखते हैं, सबको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम चौथा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए जो ये 2 देखने वाले 80,000 है, मतलब कि 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 25% की वैल्यू लगभग 80,000 हो गई। जब 25% की वैल्यू 80 हो जाएगी तो आप अगर 75% निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 50 में इसका 3 गुना 8 के 24, मतलब 2,40,000। कितना हो जाएगा? 2,40,000 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आप देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो नहीं होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि 80 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है सभी को? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन टी, मतलब ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। आप इसको सारा भी लगा, अब देखिए अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन क्या करना है कि 4 ही ऑप्शन है, तो आप 5 मत चेक करिए, आप 4 को चेक करिए। पी को चेक करिए, आर को चेक करिए और एस को चेक करिए। तो पी को यदि आप चेक करेंगे तो देखिए पी में 24,000 है, तो 24 मतलब 40% की वैल्यू इतनी है, तो 4 छक्का 24 मतलब 6,000 की वैल्यू। और तो जब इसको गुणा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं आ रहा है।
कम आ रहा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए कौन ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें देखिए जब पी में क्या है 24,000 है, आर में देखिए 24,000 है, एस में देखिए 27,000 है, और टी में देखिए 80,000 है, और परसेंटेज लगभग 19-20 ज़्यादा है नहीं, तो आप देख सकते हैं तो टी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। कौन सी नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम कौन सी फिल्म देखा जा रहा है। तो आप देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ। तो आइए देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं। पी आप देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑप्शन के साथ करते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है हमारा, हम आ जाते हैं थोड़ा सा, ये इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो अब देखिए अब आप देखिए हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो कौन कौन वालों की संख्या अधिक, न्यूनतम संख्या, ठीक है। तो आप देखिए पी में हम देखते हैं, तो पी में क्या दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ है, मतलब 40% की वैल्यू 24,000 है। तो देखिए 24,000 बटा में 40% गुणे 100 कर लेंगे तो पूरा हमको पता चल जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटिए, 4 छक्का 24, कितना हो जाएगा ये 60,000, कितना हो जाएगा 60,000 पूरे संख्या देख रहे हैं पी वाले, ठीक है। अब आगे आ जाइए, क्यू वाले क्या देख रहे हैं, पी ऑप्शन और क्या है 94, आर है, और क्या है आर नहीं क्यू है, क्या है क्यू। तो क्यू वाले की संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्यू में जो है 20% देखते हैं, 80% की वैल्यू 30 हो जाएगी, मतलब तो 30,000 बटा में 80 गुणे 100, जब इसको 100 करेंगे, इसको करेंगे पूरा शाम, तो ये हो जाएगा 3,75,000, ठीक है। उसके बाद पी क्यू हो गया, उसके बाद आर, पी क्यू ऑप्शन में आर भी है, तो आर में देखिए 85 मतलब 24,000 बटा में 15% गुणे 100, जब इसको कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 1,60,000, कितना हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, एस ऑप्शन में है, तो जब एस ऑप्शन देखेंगे तो 55 मतलब 27,000 बटा में 45 गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 60,000। अब बोला है कि सबसे कम कौन सा, देखिए इसमें 60,000 पी और क्यू है। मैं तो पी का कितना आया था 60,000 और क्यू का भी आया था 60,000। तो अगर अतः नगर में क्यू फिर देखना संख्या न्यूनतम है, ठीक है। सॉरी देखिए ये 60,000 ये 60,000 है, इसमें ये 37,000 है, कितना है क्यू है, कितना है ये 37,000 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूनतम क्यू हो जाएगा, ठीक है। और 94 का देखिए 94 क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी आपने हम निकाल ही चुके हैं टी, क्योंकि 25% बराबर 80,000, तो 75% बराबर कितना हो जाएगा 3,20,000 हो जाएगा, 3,20,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए सभी नगरों को मिलाकर देखने, अब मैंने देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पी क्यू आर एस निकाल चुके हैं, अब मैं आपको टी भी निकाल के दिखाता हूँ। तो टी बराबर हम लिख सकते हैं 80,000 बटा में 25 गुणे 100 करेंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 8 चौके 32 मतलब 3,20,000। आप देख सकते हैं कि 3,20,000 है, ये 1,60,000 है, ये 37,000 है, ये 60,000 है, ये 60,000 है। तो आप देख सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा है, टी। तो ऑप्शन हमारा 4 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा। 95 देखिए सभी नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वालों की व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है। तो सभी नगरों को मिलाकर देखना है, क्या करना है सभी को, 95, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि अब हमको थोड़ा सा ये देखिए ये सब लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा क्या करना है, ये हमको अच्छे तरीके से समझ के करना है। देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन ये। तो देखिए अगर ए तो इसमें 60% था, तो 60% मतलब ये 36,000 हो जाएगा, इसमें 60 का गुणा करें 36,000 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्यू का देखते हैं, क्यू में 20% है, 80 का 8 का गुणा करेंगे किसका, क्यू का। तो 1 मिनट, तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 45 को 0, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए कि हमने 3600 निकाल दिया, 36,000 इसका निकाल दिया। अब इसका 20% निकालूंगा, ये फिल्म देखते हैं 20% का निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा। उसके बाद आर का मैं देखिए आप बार ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ वीडियो, आप जो है कि उसमें एक बार नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। आर में देखिए 15% जो है कि वो देखते हैं, तो 85% वो देखते हैं, तो 85 का इसमें गुणा करेंगे जब 85% बटा 100, 85% इसका आंसर कितना आ जाएगा 1,60,000। जब उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 1,36,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,36,000 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एस का देखेंगे तो एस का 45% वो करते हैं, तो 55% जो 60,000 टोटल आया था, 60,000 में से हमने निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33,000
33,000 हमारा वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको निकालेंगे ये हमारा 33,000 हो जाएगा। एक पिन में देखने वालों की संख्या है। उसके बाद 3,20,000 था, तो 3,20,000 जो है कि 25% पूरा टोटल था, तो 75%, 1% वाले देखते हैं, एक पिन में देखते हैं, तो इसको करेंगे 3, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 2,24,000, अरे सॉरी 2,40,000, 2,40,000। अब हमको टोटल पूछा है, तो जब टोटल पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जब टोटल हमको पूछा है तो मैंने सारी चीज़ें आपको समझाया, तो क्या लिखेंगे, 36,000 प्लस 7,500 प्लस 1,36,000, ठीक, प्लस 33,000 प्लस 2,40,000, 2,40,000। जब इसको आप सारा जोड़ेंगे तो 4,5,2,5,00 मतलब 4,52,500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4,52,525 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, देखिए नेक्स्ट जो है कि 96 क्वेश्चन पे हम लोग चल चुके हैं। अब 96 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 96 क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, अब देख सकते हैं 96 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए तालिका में IPL 2019 में 10 सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के आंकड़े दिए गए। तालिका में कुछ स्थान रिक्त हैं। यह पारी औसत और स्ट्राइक रेट के अनुसार खेली गई पारी का बैटिंग औसत और बैटिंग स्ट्राइक दर है। तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्ट्राइक दर में कुल रन बटा खेली गई गेंदें गुणे 100 करते थे, ठीक है, और औसत रन बटा कुल पारियाँ और नॉट आउट की पारियाँ, ठीक है। अब देखिए अभी विराट कोहली दिए हैं, 12 पारी खेले हैं, 752 रन मारे, नॉट आउट 3 बार हुए हैं, खेली गई थी 508 है, और स्ट्राइक रेट 148 है, चौका 60 चौके मारे हैं, 28 छक्का मारे। एबी डिविलियर्स 12, 500 सबसे ज़्यादा देखिए विराट कोहली मारे, एबी डिविलियर्स इतना मारे हैं। डेविड वार्नर तीसरे नंबर पे, अजिंक्य रहाणे 461 रन मारे हैं, 13 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा 13 मैच खेले हैं। ये सारे डाटा दिया हुआ, ठीक है। सारा डाटा देने के बाद क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वार्नर द्वारा कुल कितनी गेंदें खेली गई, देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो वार्नर द्वारा कुल कितनी गेंद खेली गई हैं, तो आप देखिए वार्नर द्वारा कुल कितनी गेंदें खेली गई, तो वार्नर द्वारा कुल कितनी गेंद खेली गई, 2 गेंदें खेली गई, अरे 364 गेंदें खेली गई। कितनी खेली गई, 364 गेंदें खेली गई हैं, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था। उसके बाद दूसरा 97 क्वेश्चन क्या करा, काक की तुलना में, 97 क्वेश्चन क्या है, काक की तुलना में रहाणे का प्रतिशत स्ट्राइक रेट कितना अधिक या कम है। कॉक, अब देखिए क्विंटन डिकॉक कितना मारे हैं, 385 रन मारे हैं, और अजिंक्य रहाणे 461 रन मारे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना मतलब स्ट्राइक रेट बन जाएगा, कॉक का स्ट्राइक रेट और इनका स्ट्राइक रेट चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहले अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट देखते हैं। अजिंक्य रहाणे का टोटल कितना रन है, 461, कितना रन है, 461 रन बनाया है, ठीक है। 461 रन बनाए हैं, कितने बनाए हैं, कितने गेंद खेले हैं, 364 गेंद खेल के 461 रन बनाए। जब इसको 100 से कर देंगे तो 127, मतलब प्रति 100 गेंद खेल के 147 रन उन्होंने बनाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अजिंक्य रहाणे का देख लिया, आपको कॉक का देखना है। कॉक कितना बनाया है, 385 रन बनाए हैं। उसके बाद देखिए जब 385 बनाए, कितने गेंदें खेल के, 266 गेंद खेले हैं, 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब इसको काटिए, जब इसको काटेंगे इसको पूरा का पूरा, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 145। कितना हो जाएगा, 145, मतलब ये 100 गेंद खेल के कितना रन बनाया है, ये 100 गेंद खेल के 145 रन बनाए, ठीक है। अब कितना कम है, देखे थे इसमें सबसे साफ पता चल रहा है कि कॉक का औसत ज़्यादा है। तो कॉक का औसत जब ज़्यादा है तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, हम 145 में से माइनस करेंगे 127 का, और जिससे हम तुलना करते हैं उसी को नीचे भी रखते हैं, 145 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 बटा में 145 गुणे 100। अब इसको हम लिख सकते हैं 1800 बटा में 145। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। तो इसका मतलब देखिए कमी, 12% कम, मतलब स्ट्राइक रेट जो है किसका है, 12% कम है, किसका, अजिंक्य रहाणे का काक से। तो ये अजिंक्य रहाणे की तुलना, काक की तुलना रहाणे के प्रतिशत, तो 12% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 12% ऑप्शन कम हो जाएगा। 97 का सी हो जाएगा, अरे 97 का 2 हो जाएगा, बी वाला। सभी खिलाड़ियों को मिलाकर छक्कों द्वारा रन कुल कितने रन बनाए गए। तो अब देखिए इतने छक्के मारे गए, सारे को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे को क्या करना पड़ेगा, एकदम ये थोड़ा सा ईजीएस्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन कैसे कैसे हैं, मैं पहला देखिए विराट कोहली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विराट कोहली 28 छक्का मारे हैं, और उसके बाद एबी डिविलियर्स 32 छक्का मारे हैं, डेविड वार्नर
23 छक्का मारे, अजिंक्य रहाणे 9 छक्का मारे हैं, उसके बाद रोहित शर्मा छक्का नहीं दिखाया है, गौतम गंभीर 5 छक्का मारे हैं, उसके बाद शिखर धवन 4 छक्का मारे हैं, क्विंटन डिकॉक 12, मुरली विजय 6 और अंतिम में 12 अंबाती रायडू ने मारा है। ठीक है, इतना जो है कि छक्के मारे गए हैं। ठीक है, 28, 32, 23 और 9, 5, 4, 12 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है, इतना छक्के इसमें मारे गए। जब इसको आप जोड़ेंगे टोटल तो 131 गुणे 6 मतलब 131 छक्के मारे गए। टोटल 6 रन, 6 एक छक्के में एक 6 रन होता है। जब इसको पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 686 रन सिर्फ छक्कों की मदद से बनाए गए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 786 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली की बल्लेबाजी औसत गौतम गंभीर की बल्लेबाजी औसत से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो विराट कोहली का देखिए 148 औसत था। अभी हम लोगों ने निकाला विराट कोहली का कितना औसत था, 148। अच्छा, बल्लेबाजी औसत, बल्लेबाजी औसत। ठीक है, तो बल्लेबाजी औसत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए बल्लेबाजी औसत कैसे निकालते हैं। बल्लेबाजी मतलब टोटल जो रन मारा है 752 रन मारा है और कुल पारियाँ मतलब टोटल 12 पारी पहला जितने पे ना आउट हुआ उतना। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, बल्लेबाजी औसत हमारा पता चल जाता है। ठीक है, मतलब औसत जिसको बोलते हैं। अभी 752 बटा में 9 हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो 83.5 इसका स्ट्राइक रेट मतलब इसका औसत इतना है। ठीक है, और उसमें अजिंक्य रहाणे का यदि आप औसत देखेंगे, अजिंक्य रहाणे ने किससे रिलेटेड किया था, गौतम गंभीर से। गौतम गंभीर का यदि आप देखेंगे तो 44.9 दिया होगा। कितना दिया, 44.9। तो 44.9 को हम लोग लिख सकते हैं लगभग 45 का उनका औसत है। तो अब देख सकते हैं कितना कमी है, तो इसका 83 है मतलब 83.5 कितने कमी है, 45 की कमी है। अब किससे हम लेंगे, क्योंकि हमको गौतम गंभीर से हमको रिलेटेड करने को बोला है, तो गुणे 100 कर देंगे तो लगभग कितना परसेंट कम हो जाएगा, 85% का इसमें डिफरेंस है। कितना वो आंसर आ जाएगा, 85। कितना परसेंट अधिक है, 85%। मतलब इनका 40 है, 45 और ये लगभग कितना है, 83.5 है। इनका 83 मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 85 इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, थोड़ा सा काफ़ी वीडियो मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। दोस्तों सबसे पहले आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखिए ये हमने ऑप्शन भी सेट कर दिया है इसमें। देखिए आपको आंसर शीट भी आपको इसी क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में मिल गया और आपको आंसर भी मिला सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए। मुरली विजय और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट के मध्य का अंतर क्या है। मुरली विजय का स्ट्राइक रेट तो दिया ही नहीं, 307 हम निकाल लेंगे। तो मुरली विजय का स्ट्राइक रेट कितना है, देखिए हम निकाल लेते हैं। मुरली विजय का स्ट्राइक रेट देखिए मैं निकालता हूँ, 378 रन मारा है और कितने गेंद खेली है, 315 गेंद खेला है। गुणे 100 कर देंगे तो लगभग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 स्ट्राइक रेट होगा। कितना हो गया, 120 स्ट्राइक रेट हो गया। 120 स्ट्राइक रेट हो गया। और उसके बाद देखिए अब मुरली विजय का भी 120 हो गया। अब किसका पूछा है, रोहित शर्मा का जो है स्ट्राइक रेट दिया हुआ 130.77। 130 कितना दिया हुआ, 130.77 दिया, 130.77 दिया। पूछा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10.77। कितना हो जाएगा, 10.77। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आपको आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप अच्छे से प्लीज़ करिएगा और इसको लगाइएगा और इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल आप मेहनत करिए इसको। और आज प्रैक्टिस सेट मैंने आपको इस प्रोवाइड करा दिया। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट और कुछ नई चीज़ें, चाहे जैन धर्म हो गया, चाहे किसी भी चीज़ पे, जैसे कि एक जैन धर्म का क्वेश्चन था कि उसमें था कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, आप जानते होंगे। और मतलब वास्तविक, जिसको वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर को माना जाता है। सो मतलब जैन धर्म के वास्तविक जो है 24वें तीर्थंकर थे और उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछते तो ऋषभदेव को माना जाएगा, क्योंकि ऋषभदेव पहले जो थे, कौन थे, पहले जैन तीर्थंकर थे। इस प्रकार के मैं और भी चीज़ें आपको समझाता रहूँगा और लाता रहूँगा अपने वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।